वी विल डिस्कसिंग चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 आपकी बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में। सेक्शन 3 आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है प्रेसिडेंट को या 2 और मोर मेंबर्स को। स्पेसिफिकली 2 दिया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेंबर्स कितने, तो इट्स 2। तो प्रेसिडेंट और 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स मिलके बनाएंगे बोर्ड। करंट में कौन प्रेसिडेंट है? इट इज़ श्री अश्वनी कुमार राय। ओके, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिया गया है। सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है प्रिंसिपल सीट की। तो प्रिंसिपल सीट एंड अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये कहीं हो सकती है, जो मीटिंग होती है सिटिंग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी नोटिफाई कर सकते हैं। अगर हम सर्किट कोर्ट्स की बात करें जो कि कहलाते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स, तो वो कहाँ कहाँ पे है? तो इट इज़ रीवा, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन एंड और ये सब चीज़ें आपके बैरक में नहीं दी गई हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल सीट इट इज़ इन ग्वालियर, कई बार पूछा है। डिविजनल हेडक्वार्टर या सर्किट कोर्ट्स कहाँ पे है? रीवा, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन एंड सागर में। सेक्शन 5 आपकी बात करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड। तो कंडीशन क्या होगी भाई? व्हेन एनी मेंबर इज एब्सेंट, अगर कोई मेंबर क्या है, एब्सेंट है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि अपॉइंट कर रहा है कोई ऐसे पर्सन फॉर दैट टाइम बीइंग। ओके, नेक्स्ट इसका क्लॉज बात करता है एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड। अगर कहीं पे नहीं दिया गया है तो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगा। अगर एक्सप्रेसली कहीं पे दिया गया है कंडीशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट और मेंबर की, तो वो रहेगा। नहीं दिया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगा। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सबसेक्शन 3 क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स की बात करें तो एलिजिबल होने चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या होना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन? इतने एलिजिबल होने चाहिए कि वो जज ऑफ अ हाई कोर्ट अपॉइंट हो सके, या वो रेवेन्यू ऑफिसर रहे हों 5 साल के लिए, बट नॉट एन ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ दैट ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर से नीचे का ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया हो और रेवेन्यू ऑफिसर रहे हो 5 साल के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेक्शन 6 से कि सैलरी और अलाउंसेस, तो डिटरमाइन कौन करती है सैलरी और अलाउंस? ये डिटरमाइन करती है स्टेट गवर्नमेंट। चार्ज यानी कि कहाँ से दी जाती है? तो ये दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सेक्शन 7 आपकी बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड। तो जो जुरिस्डिक्शन है वो कंट्रोल्ड अपॉन बाय द कोर्ट, कोड ही बताएगा। कोड जो मतलब आपका लैंड रेवेन्यू कोड है एनपीएलआरसी, वो बताएगा, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकती है। सेक्शन 8 बात करता है पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड के बारे में, सिर्फ सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन 9 आपकी बात करता है एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय सिंगल मेंबर एंड बेंचेस। तो उनका कितना जुरिस्डिक्शन रहेगा सिंगल बेंच और मेंबर्स का बारे में ये बताता है सेक्शन 9। फिर आता है हमारा, देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। मेजर एक्ट्स भी आपको काफ़ी पढ़ने हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर, देयर क्लास एंड पावर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 11 में पूरी एक लिस्ट दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है या इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर है। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी सर्विस ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल सर्वे ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब क्या है? आरओ है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर है। क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या रेवेन्यू ऑफिसर है? भाई हमने तो पूरी लिस्ट पढ़ ली, रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो कहीं दिखाई नहीं, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्शन 12। तो कंट्रोल किसका होगा? तो
तो ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स किसके सबऑर्डिनेशन के रहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के। अगर डिवीजन की बात करें तो ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन अ डिवीजन कमिश्नर को सबऑर्डिनेट करेंगे। अनलेस अदरवाइज कहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बताया है तो सारे रेवेन्यू ऑफिसर किसको करेंगे? कलेक्टर को सबऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जो सबऑर्डिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो पावर टू ऑल्टर, क्रिएट और एबॉलिश डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और तहसील। तो बेसिकली क्वेश्चन आता कहाँ से है कि भाई किसकी पावर है? ठीक, पावर किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्टर करने की, क्रिएट करने की, एबॉलिश करने की, किसकी? डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन और तहसील की। तो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है जो उसको ठीक लगे, या मे एबॉलिश और ऑल्टर लिमिट्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट। तो किसके पास पावर आ गई? स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई। इसका जो प्रोविजो था वो डिलीट कर दिया गया था सबसेक्शन 2 वाला, लेकिन सबसेक्शन 3 में इंसर्ट किया गया इन 2019। उसमें बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर अगर पास करना है रिगार्डिंग सेक्शन 13 यानी कि ऑल्ट्रेशन एबॉलिशन के रिलेटेड, लिमिट्स के रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा? कोई भी ऑर्डर करने से पहले सबसे क्या मंगाने होंगे? ऑब्जेक्शंस मंगाने होंगे। शैल इनवाइट ऑब्जेक्शंस टू सच प्रपोजल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। पहले ऑब्जेक्शंस मंगाएंगे, उसको कंसिडरेशन करेंगे ऑब्जेक्शंस को, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करेंगे अंडर सेक्शन 13। 13A आपकी बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड हिज पावर्स एंड ड्यूटीज। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करेंगे प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर को। अगर हम पावर्स की बात करें, पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ ड्यूटीज, तो यही दिया गया है सेक्शन 14 में। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे हर एक कमीशन डिवीजन के लिए कमिश्नर को। पावर और ड्यूटी, पी और डी का मतलब होता है पावर और ड्यूटी, बाय और अंडर दिस कोड, या तो जो इस कोड में दी गई है वो, या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कन्फर करती है किसी भी तरह की पावर्स और ड्यूटी तो वो भी कमिश्नर के ऊपर अप्लाई करेगा। देन आता है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में अगर हम बात करें जो सब सेक्शन 5 है, एक्ट नंबर 5 2018 विद इफेक्ट ऑफ 1717, एक साथ 2017 को इफेक्ट पे आया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर। तो स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर इन अ डिवीजन अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे आता है कि किसके पास पावर है अपॉइंट करने की। ठीक, तो यहाँ पे पावर एंड ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें एडिशनल कमिश्नर की, तो एडिशनल कमिश्नर के ऊपर पावर एंड ड्यूटीज़ कौन दे रहा है? देखिए ये रहा हमारा एडिशनल कमिश्नर, तो कमिश्नर दे रहा है, जो हमारी MPLRC है यानी कि कोर्ट दे रहा है। अगर किसी तरह का कोई एक्ट है, इनैक्टमेंट है, वो भी पावर्स एंड ड्यूटी दे रहा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट इन सच केसेस और क्लासेस वो भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पावर टू अपॉइंट कलेक्टर, सेक्शन 16। तो ये भी कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट करेंगे। पावर एंड ड्यूटीज कोर्ट देगी या कोई और इनैक्टमेंट अगर है तो वो देगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 17, पावर टू अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर। जो एडिशनल कलेक्टर होगा वो भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल कलेक्टर की अगर हम PND यानी पावर एंड ड्यूटी की बात करें तो जो कोर्ट दे रही है, या कोई अगर कोई और इनैक्टमेंट है फॉर द टाइम इन फोर्स तो वो को पावर एंड ड्यूटी देगी, या स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी सच क्लास और केसेस। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर्स। देखिए जितने भी कलेक्टर हैं, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, असिस्टेंट कलेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जॉइंट कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट, डिप्टी कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सेक्शन 18। देन आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं तहसीलदार, अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार,
एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। तो स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपॉइंट करेगी। पावर एंड ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो जो भी इस कोड में लिखा है या कोई और इनैक्टमेंट है तो वो कन्फर या इम्पोज करेगी। नेक्स्ट आता है जो 2020 का क्या है अमेंडमेंट था। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बात की जाती है कलेक्टर। कलेक्टर प्लेस करेगा तहसीलदार को एज इन चार्ज ऑफ अ तहसील। देखिए अपॉइंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, प्लेस कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। पावर एंड ड्यूटी इम्पोज करी जाएगी या कन्फर की जाएगी बाय द कोड और इनेक्टमेंट। अगेन अगर हम कलेक्टर की बात करें 2020 में ही अमेंडमेंट आया था, तो उसमें बोला था कि जो कलेक्टर होंगे वो प्लेस करेंगे एडिशनल तहसीलदार या नायब तहसीलदार को इन अ तहसील। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है तहसीलदार का, ये तहसीलदार के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। प्लेसमेंट कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार की बात करें तो जो कोड में दिया है, इनेक्टमेंट में दिया है, या अगर कोई कलेक्टर इन राइटिंग अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो पावर्स एंड ड्यूटीज हो जाएंगी। सेक्शन 20 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जितने भी पर्सन उनको चाहिए एज अ सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड। पावर एंड ड्यूटीज कौन दे रहा है, कोर्ट दे रहा है, या इनेक्टमेंट कोई भी हो वो दे सकता है। सेक्शन 21 रिपील्ड है। सेक्शन 22 में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सब डिविजनल ऑफिसर के बारे में 2020 का आपका अमेंडमेंट था। यहाँ पे कलेक्टर ने क्या किया था, वो प्लेस करेगा। देखिए इन सब का कौन अपॉइंटमेंट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इन सब का अपॉइंटमेंट कर रही थी। तो कलेक्टर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे टू बी द इंचार्ज ऑफ वन और मोर सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इनका क्या करेंगे, प्लेसमेंट कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। पावर्स एंड ड्यूटी कोर्ट दे रहा है, या अगर कोई और इनैक्टमेंट है जहाँ से उनको मिलनी चाहिए तो वो देंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23 जो बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। तो सबॉर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनलेस द कोर्ट और अदरवाइज डायरेक्टेड, अनलेस द कलेक्टर और अदरवाइज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे बोला गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर हर एक सब डिवीजन का सबॉर्डिनेट किसको करेगा, सब डिवीजन ऑफिसर को। नायब तहसीलदार अगर तहसील में है वो सबॉर्डिनेट करेगा तहसीलदार को। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन। 2018 में अमेंडमेंट फिर आया था सेक्शन 24 में। तो यहाँ बात की गई थी कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी। तो यहाँ पे बात की गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट वो कन्फर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट या लोकल बॉडी को पावर्स या ड्यूटीज जो भी हैं आरओ की, रेवेन्यू ऑफिसर की। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक सर्वेंट या लोकल बॉडी को रेवेन्यू ऑफिसर की पावर्स कन्फर कर सकते हैं। और कौन सी पावर्स कन्फर नहीं हो सकती है, तो वो है कलेक्टर्स की। कलेक्टर अंडर सेक्शन 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243 एंड 251 वाली। सब डिविजनल ऑफिसर की बात करें तो 59, 115, 170, 170A, 170B, 234, 241, 242, 248 2A एंड 253। एपिलेट अथॉरिटी की बात करें तो अंडर सेक्शन 44, डिविजनल अथॉरिटी इट इज अंडर सेक्शन 50। तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर क्लास 2। अब क्लास 3 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।